हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ बीइंग यू आर नॉट माय ब्रदर इन लॉ का दूसरा और लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, पिछले पार्ट में हमने देखा था वांजी जो विंग से कुछ सवाल पूछ रहा था और विंग जो वांजी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। बातें जो उन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वह दोनों बातों ही बातों में इतने करीब आ चुके थे कि वह भूल चुके थे कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। और वांजी जो विंग को किस करने लगा था, वह जो इस समय उस घर के मेन हॉल में थे जहाँ पर आने जाने वाला इंसान सबसे पहले आता है। और यह हो भी चुका था, वहाँ पर चिरेन, सिचैन और वेंचिंग आ चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी में इससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि यह सब क्या हो रहा है। वांजी जो विंग को सोफे पर लिटाकर उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस कर रहा था, और विंग भी वांजी को खुद से अलग नहीं कर रहा था। चिरेन, जिनकी आंखों में लगभग खून उतर चुका था, और चिरेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है। विंग और वांजी जो चिरेन की आवाज़ सुनकर जैसे होश में आए और तेजी से सोफे से खड़े हो गए। शुक्र था कि उनके क्लोथ सही सलामत थे। उन्होंने अपने क्लोथ को कहीं से भी नहीं छेड़ा था और ना ही कहीं से खोला था। वह दोनों जो अभी तक केवल एक दूसरे के लिप्स पर ही किस कर रहे थे। यह सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो चुकी थी। वांजी जो सभी की तरफ देखने लगा था और विंग भी सभी की तरफ देखने लगा था। उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। चिरेन ने गुस्से में वांजी के पास आते हुए उसे एक स्लैप लगाते हुए कहा, वांजी यह क्या हो रहा था। लेकिन वांजी जिसके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, वह जो अपनी सीजे की तरफ देखने लगा था, जो एकटक उसी की तरफ देख रही थी, कुछ भी नहीं कह रही थी। वांजी जिसे लगने लगा था कि शायद उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है जो माफ़ी के काबिल ही नहीं रही है। वह पूरी लाइफ अपनी सीजे के सामने कैसे नज़र उठा पाएगा। वह अभी अभी अपनी सीजे के हस्बैंड के साथ क्या कर रहा था। शुक्र था कि युवान सो रहा था। उसे सोते हुए भी सिचैन ने अपनी गोद में लिए हुए था। वांजी जो वेंचिंग युआन की तरफ देखता देखता ही बाहर की तरफ जा चुका था, बिना किसी से कुछ कहे। चिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, यह सब क्या हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, तभी उन सब ने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी जो बहुत तेज स्टार्ट होकर अभी अभी लाल मैंसन से बाहर की तरफ गई है। विंग ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा यह सब क्या हो रहा था। और कहते हुए विंग जो तेजी से वहां से बाहर की तरफ दौड़ा। चिरेन ने चिंग की तरफ देखा और कहा, यह सब क्या था। चिंग ने कहा, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी हमें उनके पीछे जाना होगा। सिचुएशन जो समझ से बाहर थी, लेकिन अभी सबको उनके पीछे जाना था। वांजी जो गाड़ी लेकर निकल चुका था, विंग भी गाड़ी लेकर वांजी के पीछे निकल चुका था। और उधर एक ही गाड़ी में चिंग, सिचैन और चिरेन भी निकल चुके थे। साथ में युआन भी उन्होंने अपने साथ ही लिया हुआ था। सिचैन जो गाड़ी चला रहे थे, चिरेन जो चिंग से बार बार कह रहे थे, चिंग मुझे बताओ यह सब क्या है, तुम्हारा हस्बैंड किस तरह का इंसान है। लेकिन चिंग जो कुछ नहीं कह पा रही थी, केवल बार बार सिचैन से कह रही थी, गग्गा थोड़ा तेज चलाओ। और उधर वांजी जो रोड पर चल रहा था, वह जो एक ट्रक के सहारे सहारे चल रहा था। पिंग जो देख पा रहा था कि वह अपने साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा है। वह उस ट्रक के सामने अपनी गाड़ी लाने के बारे में सोच रहा है। वांजी जो बार बार उस ट्रक के साथ ओवरटेक कर रहा था और उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी गाड़ी जो ओवरटेक करने के चक्कर में ही काफ़ी जगह से डैमेज हो चुकी थी, और आखिर वह पला चुका था जब ट्रक वाले ने वांजी को निकलने का रास्ता दे दिया था। लेकिन वांजी जो निकलना नहीं चाहता था, उसने अपनी गाड़ी तेज़ी से घुमाई और उस ट्रक के सामने कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रक वांजी की गाड़ी को चोट पहुंचा पाता, एक तेज झटके ने वांजी की गाड़ी को उस रोड से पार कर दिया था। और वह ट्रक जो पूरी तरह से उस गाड़ी को बिखेर चुका था, जो गाड़ी अभी अभी उस ट्रक के सामने आई थी, वह ट्रक जो उसी जगह पर रुक चुका था। और वह गाड़ी जो सैकड़ों टुकड़ों में बट चुकी थी, वह जो रोड पर इस तरह बिखर चुकी थी जैसे किसी ने गाड़ी नहीं, कुछ पुर्जे ही रोड पर बिखेरे हों, और उन पुर्जों में एक विंग भी था।
चैन चिरेन चिंग जो गाड़ी लेकर विंग के पीछे ही थे, वह गाड़ी जो पूरी तरह से टूटकर रोड पर बिखर चुकी थी। चिंग जो बुरी तरह से चिल्ला उठी और गाड़ी सही से रुकने भी नहीं दी उसने, और तेजी से गाड़ी से बाहर निकली और उन पुर्जों में पड़े हुए विंग को देखने लगी जो पूरी तरह से ब्लड में कवर था। चिंग तेजी से विंग की तरफ दौड़ी और विंग को अपनी गोद में लेकर कहने लगी, आंखें खोलो विभूषण। और उधर वांजी भी जो गाड़ी से बाहर आ चुका था, विंग को देखकर बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे नहीं पता था कि उसके चक्कर में यह सब हो जाएगा। वह तो अपनी जान देने चला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके चक्कर में विंग के साथ यह सब हो जाएगा। चिंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, वांजी क्या सोच रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ो और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चलो। वह अभी जिंदा है, सांसें ले रहा है। पांजी तेजी से आगे बढ़ा और विंग को अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में लेटा चुका था, और चिंग और वांजी जो विंग को लेकर हॉस्पिटल निकल चुके थे। और उधर सिचैन और चिरेन, जिन्हें अभी तक समझ में तो कुछ भी नहीं आया था, लेकिन उन्हें भी अभी हॉस्पिटल पहुंचना था, और वह भी पांजी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा चुके थे। विंग, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वह बिल्कुल भी होश में नहीं था। उसकी पूरी बॉडी जो ब्लड से कवर थी, और चिंग जो बार बार उसके फेस को साफ कर रही थी, क्योंकि उसके सर से बहकर ब्लड बार बार उसके फेस पर आ रहा था, और कह रही थी, वांजी थोड़ा तेज चलाओ, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है वांजी। वांजी जो विंग की हालत को देखकर पहले ही डरा हुआ था, और वह चिंग से बातें भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज उसने अपनी सीजे की लाइफ बर्बाद कर दी थी पूरी तरह से। और आखिर वांजी जो विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था, उसने स्टेशन का भी इंतजार नहीं किया और चिंग की गोद से विंग को उठाकर तेजी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। वह जो डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे, डॉक्टर ने जब विंग की हालत देखी तो तेजी से उसे इमरजेंसी में एडमिट करने के लिए कहा। डॉक्टर ने वांजी और चिंग को वहीं पर रुकने के लिए कहा और अंदर की तरफ जाने लगा। तभी चिंग ने कहा, डॉक्टर मैं भी अंदर आने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आप अंदर नहीं आ सकती। चिंग ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। और चिंग ने डॉक्टर को बताया कि वह एक हार्ट स्पेशलिस्ट है और साथ में वह एक सर्जन भी है। डॉक्टर जो चिंग को अंदर रूम में ले चुका था और डोर बंद कर चुका था। वहाँ पर चिरेन और सिचैन भी आ चुके थे, लेकिन वह वांजी से कोई बात नहीं कर रहे थे। वांजी खुद एक जगह पर बैठा हुआ था, उसे नहीं पता वह क्या करे। और लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा, और आखिर उस रूम का डोर खुला और चिंग और डॉक्टर उस रूम से बाहर आए। बांजी जो खड़ा हो चुका था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वह आगे बढ़कर चिंग से पूछ पाए कि विंग कैसा है। चिंग ने चिरेन और सिचैन की तरफ देखा। चिरेन और सिचैन जो जानना चाहते थे कि वह अब कैसा है। सिचैन, जिनके लिए यह जानना जरूरी था कि विंग अब कैसा है, लेकिन चिरेन के लिए अभी यह जानना जरूरी था कि आखिर उस समय सोफे के ऊपर क्या हो रहा था और उसका हस्बैंड किस तरह का इंसान है, लेकिन वह भी यह शब्द नहीं पूछ सकता था। और चिरेन ने भी यही पूछा कि वह अब कैसा है। चिंग जो कुछ भी नहीं कह पा रही थी, डॉक्टर ने कहा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम नहीं कह सकते कि हम उसे बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे। पांजी, जिसके पैरों तले से तो जमीन निकल चुकी थी डॉक्टर की यह बातें सुनकर, डॉक्टर ने कहा, देखिए अभी 24 घंटे के अंदर जो हम ट्रीटमेंट उसका कर रहे हैं, अगर यह 24 घंटे के अंदर का ट्रीटमेंट उस पर असर किया तो हम कह सकते हैं कि हम उसकी जान बचा सकते हैं, वरना हम उसकी जान नहीं बचा सकते। और डॉक्टर ने चिरेन की तरफ देखते हुए कहा, देखिए हमने उसका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन यह एक पुलिस केस है, आपको पुलिस को यहाँ पर बुलाना होगा। चिरेन जो वेंचिंग की तरफ देखने लगा था, वेंचिंग ने कहा, नहीं डॉक्टर, किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस मैन की कोई गलती नहीं थी जिसकी गाड़ी से यह एक्सीडेंट हुआ है। युआन, जिसे सिचैन ने वहीं के एक सोफे पर लिटाया हुआ था, और अब युआन भी जाग चुका था। युआन ने चिंग की तरफ देखा और कहा, मम्मा क्या हुआ है डैड को? चिंग जो युआन की तरफ देखने लगी थी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। चिंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम जाओ और जाकर सोफे पर आराम से बैठ जाओ। युआन जो वापस जाकर सोफे पर बैठ चुका था। चिंग जो अब आगे बढ़कर वांजी के पास आ चुकी थी। वांजी जो चिंग से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, बहुत सारा गिल्ट नजर आ रहा था। चिंग ने कहा, वांजी मेरी तरफ देखो। वांजी जो मुश्किल से ही चिंग की तरफ देख पाया। चिंग ने कहा, मुझे बताओ वांजी, क्या तुम उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे? वांजी जो पूरी तरह से चिंग की तरफ देखने लगा। चिंग ने कहा, बताओ वांजी, क्या तुम उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे? क्या तुम वही लड़के हो जिसे वह बहुत प्यार करता है? वांजी, जिसके लिए अब हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था, वांजी ने कहा, प्यार करता था? क्या उसने
आपको बताया था? चिंग ने कहा, हाँ वांजी, उसने मुझे बताया था कि वह कॉलेज के समय में एक मैन से प्यार करता था। इससे पहले कि चिंग आगे कुछ कह पाती तभी वहाँ पर चिरेन आए और गुस्से में चिंग पर बरसते हुए कहने लगे, उसने तुम्हें बताया था कि वह एक मैन से प्यार करता है और फिर भी तुमने उसके साथ मैरिज कर ली। चिंग जब अपने पिता की तरफ देखने लगी थी, चिंग ने कहा, डैड, कुछ ऐसा है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे आपको बताना होगा क्योंकि यह एक ज़िंदगी का सवाल बन गया है। चिरेन ने कहा, बताओ आखिर तुम क्या बताना चाहती हो? चिंग ने कहा, मेरी पिंग के साथ मैरिज नहीं हुई है। पिंग मेरा हस्बैंड नहीं है। वांजी जब और भी ज़्यादा हैरान नज़रों से चिंग की तरफ देखने लगा था, वांजी ने कहा, आपकी मैरिज नहीं हुई है पिंग के साथ? चिंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, नहीं, मेरी मैरिज नहीं हुई है पिंग के साथ। पिंग मेरा हस्बैंड नहीं है। पिंग की मैरिज तो अभी किसी के साथ भी नहीं हुई है, वह अभी बैचलर है। वांजी ने कहा, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई थी विंग के साथ तो फिर आप विंग को अपना हस्बैंड बनाकर यहाँ पर क्यों लेकर आई थी? तभी चिरेन ने कहा, तुमने क्या लाइफ को मजाक बनाकर रखा हुआ है? तुम एक बेबी को यहाँ पर लेकर आई हो, क्या यह बेबी भी झूठा है? क्या यह भी तुम्हारा बेबी नहीं है? चिंग ने युआन की तरफ देखा और कहा, नहीं, वह मेरा ही बेबी है, लेकिन विंग मेरा हस्बैंड नहीं है। चिरेन जो बुरी तरह से चिंग पर बरसने वाले थे, तभी सिचैन ने कहा, डैड शांत हो जाइए, हमें पहले शांति से उसकी बात सुनने दीजिए, तभी हम किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि आखिर उसके पास कौन सी मजबूरी थी जो वह विंग को इस तरह अपना हस्बैंड बनाकर यहाँ पर लेकर आई है। सिचैन ने चिंग की तरफ देखा और कहा, चिंग, पहले तुम आराम से बैठो और हमें बताओ आखिर यह सब क्या चल रहा है? आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी जो तुम्हें इस तरह विंग को अपना हस्बैंड बनाकर यहाँ पर लाना पड़ा? चिंग ने कहा, गग्गा, मैंने एक रोज आपसे बताया था ना कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। सिचैन ने कहा, हाँ, तुमने बताया था और तुमने यह भी बताया था कि तुम उसके साथ मैरिज करने वाली हो। चिंग ने कहा, हाँ गग्गा, मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी से प्यार हो गया है और मैं उसके साथ मैरिज करने वाली हूँ। लेकिन गग्गा, तभी चिरेन ने कहा, लेकिन क्या? चिंग चिंग जो फिर से डर चुकी थी। सिचैन ने कहा, डैड शांत हो जाइए, मुझे उसकी बात सुनने दीजिए। चिंग, जिसकी आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी, उसने सिचैन की तरफ देखा जो उसे एक बड़े भाई की तरह संभाल रहा था। चिंग ने कहा, गग्गा, वो मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सिचैन ने कहा, किस तरह की गलती हो गई थी तुमसे? मुझे बताओ आखिर क्या हुआ था? चिंग ने कहा, गग्गा, मैं मुझसे गलती। तभी सिचैन ने कहा, मैं समझ गया, तुम किस गलती की बात कर रही हो, मुझे बताओ, क्या वह लड़का तुम्हें छोड़कर चला गया था? चिंग ने कहा, हाँ गग्गा, वह लड़का मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन उस समय मुझे युआन के बारे में नहीं पता था, मगर जब मुझे युआन के बारे में पता चला तो मैं आप में से किसी को भी नहीं बता पाई। और गग्गा, मैं उस बेबी की जान भी नहीं लेना चाहती थी जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। सिचैन ने कहा, चिंग, यह अच्छा भी नहीं होता, हमें इस तरह किसी की जान लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें यह सब हमें बताना चाहिए था चिंग। भले ही तुमसे गलती हो गई थी चिंग, लेकिन फिर भी तुम्हें यह सब हमें बताना चाहिए था। हम तुम्हारा साथ देते चिंग, हम उस लड़के को ढूंढते। चिंग ने कहा, लेकिन गग्गा, उसे ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वह लड़का पहले से ही मैरिड था। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मुझे बाद में पता चला कि वह लड़का पहले से ही मैरिड है। चिरेन जी ने इस समय चिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जो चिंग पर बरसना चाहते थे, लेकिन सिचैन जो बार बार चिरेन को रोक दिया करता था और चिंग की सारी बातें सुनने लगता था। सिचैन ने कहा, तो मुझे बताओ चिंग, तुम विंग को यहाँ पर क्यों लेकर आई? तुम अकेली भी तो यहाँ पर आ सकती थी और हमें सब कुछ बता सकती थी। चिंग जो अब चिरेन की तरफ देखने लगी थी, जो गुस्से में अभी भी लाल पीला हो रहा था। चिंग ने कहा, गग्गा, मैं डर गई थी, इसीलिए मैं बींग को अपने साथ ले आई ताकि मैं यहाँ पर आप सबसे यह बता सकूं कि मैंने बींग से मैरिज की है और उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए यूएसए ही वापस जाने वाली थी। सिचैन ने कहा, ऐसा नहीं होता है प्रिंसेस कि तुम झूठ बोलकर आज विंग को यहाँ पर लेकर आई, उसके बाद तुम हमेशा के लिए यूएसए वापस चली जाती। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम हमेशा यह सोचकर खुश होते रहते कि हमारी प्रिंसेस तो बहुत हैप्पी है, लेकिन जब एक रोज हमें पता चलता कि हमारी प्रिंसेस बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल तन्हा है, तो क्या हमें पेन नहीं होता? मुझे बताओ चिंग।
चिंग जो सिचैन के गले से लग चुकी थी और रोने लगी थी और कहने लगी थी, मुझे माफ़ कर दो काका, मुझे आपसे यह सब नहीं छिपाना चाहिए था। सिचैन ने कहा, चिंग शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर यह सब क्या हुआ था। तुम इस लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आई और यह लड़का तुम्हें कहाँ पर मिला और तुम्हें कैसे पता कि यह लड़का बांजी के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। चिंग जो अब सिचैन से अलग हो चुकी थी अपने आंसू साफ करने लगी थी और बांजी की तरफ देखने लगी थी, जो पहले से ही चिंग की तरफ देख रहा था क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि आखिर विंग उन्हें कहाँ पर मिला। चिंग ने कहा, 3 साल पहले, 3 साल पहले वह लड़का मुझे मिला था। सिचैन ने कहा, 3 साल पहले वह लड़का 3 साल से तुम्हारे साथ रहता है। चिंग ने कहा, मेरे साथ नहीं रहता है, वह मेरे घर में रेंट पर रहता है। फ्रेंड, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। वांजी जो फ्लैट में बैठकर चला गया था, लेकिन विंग विंग जो वहीं उस जगह पर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में वही ड्रेस थी जो वांजी ने लास्ट टाइम पर उसे गिफ्ट में दी थी, जो पूरी तरह से फटी हुई थी। लेकिन विंग के लिए वह दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा था, क्योंकि उसे वह उस इंसान ने दिया है जिसे वह प्यार करता है और जिसे कभी यह नहीं बता पाया कि वह भी उससे प्यार करता है। और यह जो विंग के लिए एक बहुत बड़ी वजह थी। वांजी जो हमेशा विंग से पूछा करता था कि विंग, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, और विंग जो कभी वांजी से नहीं बता पाता था कि वह एक अनाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, वह ओपननेस से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, वह स्कॉलरशिप द्वारा यहाँ पर पढ़ने आया हुआ है। विंग जिसकी यह फर्स्ट ईयर की पढ़ाई थी, विंग जो अभी कोई जॉब नहीं कर रहा था क्योंकि वह अभी 17 साल का था और कॉलेज वालों ने कहा था कि पूरे 1 साल तक अभी उसका सारा खर्चा कॉलेज वाले ही उठाएंगे, क्योंकि जब तक वह बालिग नहीं होता है तब तक उसका खर्चा कॉलेज वाले ही उठाएंगे। वांजी जो वहाँ से जा चुका था और यह जो उसकी लास्ट ईयर की पढ़ाई थी, विंग जो अब अपने लिए जॉब ढूंढने लगा था और आखिर विंग को एक जॉब मिल भी चुकी थी। यह जॉब जिसे वह अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकता था और आखिर विंग की 2 साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। विंग जो परमानेंट जॉब पर लग चुका था, लेकिन विंग वापस उसी जगह जाना चाहता था जहां से वह वापस आया था, यूएसए। वह जो यूएसए में ही रहता था, उसे यूएसए से ही स्कॉलरशिप लेकर वहां पर भेजा गया था। विंग जिसका वहाँ पर कोई घर तो नहीं है, लेकिन वह वही दुनिया है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था और आखिर विंग ने अपना ट्रांसफ़र यूएसए में ही करा लिया था। लेकिन उस कंपनी की ओर से उसे रहने के लिए कोई घर नहीं मिला था और जिसके बाद वह एक रेंट का घर ढूंढ रहा था यूएसए में जाकर। और जब तक उसे कोई घर नहीं मिला था तब तक वह एक होटल में ठहरा हुआ था। विंग जो अपने खाने के लिए कुछ लेने के लिए गया हुआ था, तभी उसने वहाँ पर एक बच्चे को देखा। वह बच्चा जो शायद अभी चलना ही सीख रहा है और अपनी माँ की फिंगर छोड़कर वहाँ पर घूम रहा था। वह जो जगह जगह पर मॉल में चीज़ों को छेड़ रहा था। विंग भी बार बार उस बच्चे की तरफ देख रहा था। वह बच्चा जो उस रो में बिल्कुल अकेला था, जिस रो में विंग भी खड़ा हुआ था। और उधर एक लेडी जो आकर कैमरे वाले पर चिल्ला रही थी और कह रही थी, प्लीज़ अपना कैमरा मुझे दिखाओ, मेरा बच्चा मॉल में खो गया है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वह मैन जो चिंग को वह कैमरा दिखाने लगा था, वह कैमरा जो उस बेबी को बता सकता था कि वह बेबी मॉल में इस समय कहाँ पर है, और चिंग को वह बेबी नज़र भी आ चुका था। लेकिन वह बच्चा जो इस समय शैतानी की सारी हद पार कर रहा था, वह उस मॉल में रखे हुए एक ऐसी चीज़ को खींच रहा था जिससे अगर वह चीज़ उस जगह से हट गई तो वह सारा सामान उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला था, और जिसमें कांच का सामान भी था। उस कैमरेमैन ने कहा, जल्दी से उस जगह पर पहुंचो वरना यह बच्चा अपने आप को चोट पहुंचा देगा और मॉल में भी हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह सब उस जगह पर पहुंच पाते, वह मॉल जो एक बहुत तेज आवाज़ से गूंज उठा था। चिंग जो बुरी तरह से घबरा चुकी थी और वह सभी जो तेजी से उस जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन वह बेबी पूरी तरह से ठीक था। लेकिन जिसने उस बेबी की जान बचाई थी उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वह जो बुरी तरह से उस कांच के सामान में दबा हुआ था। एक मैन ने विंग की गोद से उस बेबी को लिया और चिंग की गोद में देते हुए कहा, यह पकड़ो अपना बेबी, अपने बेबी का ध्यान नहीं रखा जाता है तुम लोगों से, यह देखो यहाँ पर कितना नुकसान हो गया है, और साथ ही इस मैन को देखो कितनी चोट लग गई है, उसकी बॉडी से कितना ब्लड बह रहा है। चिंग ने कहा, आई एम सॉरी, उसे उठाइए और मेरी गाड़ी में लेकर चलिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी।
विंग जिसे काफ़ी चोटें लगी हुई थी लेकिन वह पूरी तरह से होश में था। उन सभी ने विंग को सामान के बीच से निकाला और चिंग की गाड़ी में बैठा दिया। चिंग जो अब गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी थी, चिंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके साथ ही थी, ना जाने ये कब मैं वहाँ से निकल गया। विंग जिसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, वह जो बार-बार अपने हाथों को देख रहा था, जिससे ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा था, विंग ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चे इस तरह की हरकत करते रहते हैं। बच्चे इस तरह की शरारतें करते हैं, तभी तो उन्हें एक माँ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वह उन्हें सँभाल सके, वरना कोई भी इसी तरह पलकर बड़ा हो सकता है। चिंग जो विंग की इस आवाज़ में एक दर्द महसूस कर पा रही थी। चिंग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने कहा, मेरा नाम विभूषण है। चिंग ने कहा, तुम कहाँ पर रहते हो? विंग ने कहा, मैं फ़िलहाल तो कहीं पर नहीं रहता, मैं 2 दिन पहले ही यूएसए में आया हूँ और मैंने अपना सारा सामान अभी एक होटल में रखा हुआ है। मैं एक रेंट का घर ढूँढ रहा हूँ। चिंग ने कहा, रेंट का घर? अगर तुम रेंट का घर ढूँढ रहे हो तो यह समस्या तो तुम्हारी पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि तुम मेरे घर में रेंट पर रह सकते हो। विंग ने कहा, आपके घर में? चिंग ने कहा, हाँ, मेरे घर में 2 रूम एक्स्ट्रा हैं और उनमें से एक रूम में तुम रेंट पर रह सकते हो। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। चिंग ने कहा, थैंक यू जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है और एक माँ के लिए इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि उसका बच्चा सही सलामत है और जिसने उसके बच्चे की जान बचाई है वह उसकी हेल्प कर पा रही है। चिंग ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारा सामान किस होटल में रखा हुआ है? विंग ने कहा, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसी रास्ते पर वह होटल पड़ने वाला है। चिंग ने कहा, तो इसका मतलब तुम उसी होटल में रुके हुए हो जिसके पास वह हॉस्पिटल है जिसमें मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। विंग ने कहा, तो आप उस हॉस्पिटल में ही डॉक्टर हैं? चिंग ने कहा, हाँ, मैं उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। चलो, हम पहले तुम्हारा इलाज कराते हैं, उसके बाद हम तुम्हारा सामान उठाकर घर लेकर चलेंगे। और आखिर चिंग जो विंग का ट्रीटमेंट कराकर उसे अपने घर ले जा चुकी थी। विंग जिसे एक रेंट का घर मिल चुका था। विंग जिसे काफ़ी चोटें लगी हुई थी, लेकिन वह चोटें इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि विंग अपनी जॉब पर वापस ना जा सके, और विंग जो नेक्स्ट मॉर्निंग से ही अपनी जॉब पर वापस जाने लगा था। लेकिन विंग जो शाम के 7 बजे तक वापस लौट आता था, धीरे धीरे विंग को बेंचिंग की लाइफ के बारे में पता चलने लगा था कि उसके हस्बैंड नहीं है। वह मैन जिसके साथ वह कभी इंगेज थी, वह बेबी के बर्थ से पहले ही उसे छोड़कर चला गया था, और यहाँ जहाँ पर वह रहती है वह लोग उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वह जिस जगह पर रहती है वहाँ के लोग इन बातों पर बिलीव नहीं करते हैं कि कोई इस तरह मैरिज से पहले किसी के साथ इंगेज हो सकता है। और चीज़ें जो वेंचिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वेंचिंग जिसने अपनी फैमिली को यह नहीं बताया था कि वह किस तरह की ज़िंदगी जी रही है, वह केवल अपनी फैमिली को यह बताती थी कि वह बहुत हैप्पी है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वहाँ पर उसे किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। लोग जो उसे बातें सुनाकर ही ऐसे ही चले जाया करते थे। लेकिन विंग के उसकी लाइफ में आने के बाद उसकी लाइफ जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वह लोग जो उसे रह रहकर परेशान किया करते थे, विंग के आने के बाद सब लोगों के मुंह बंद हो चुके थे, क्योंकि विंग हमेशा एक ढाल की तरह उसके सामने खड़ा होता था। चिंग जिसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी विंग के आने के बाद। विंग के आने के बाद चिंग एक आज़ाद जिंदगी जीने लगी थी। वह जो पहले नाइट शिफ्ट नहीं किया करती थी, लेकिन अब वह नाइट शिफ्ट करने लगी थी, क्योंकि विंग समय से पहले उसे लेने के लिए पहुंच जाया करता था। कोई उसका सहारा बन चुका था। विंग जो हर एक काम में चिंग की हेल्प किया करता था, क्योंकि युआन जो विंग को बताया करता था कि आपके आने से पहले मम्मा बहुत रोया करती थी, लेकिन अब मम्मा बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। और उधर वहाँ पर काम करने वाली भी विंग से बताया करती थी कि सर, जब से आप मैडम की लाइफ में आए हो तब से मैडम बहुत आज़ाद ज़िंदगी जीने लगी है। पहले वह नाइट शिफ्ट नहीं किया करती थी, क्योंकि जब वह वापस लौटती थी तो लोग उन्हें परेशान किया करते थे, क्योंकि सब लोग जान चुके हैं कि वह एक सिंगल मदर है। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से वह पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी हैं। वह नाइट शिफ्ट भी करती हैं और बहुत हैप्पी भी रहती हैं। और समय जो धीरे धीरे बीतने लगा था, इन बातों को 2 साल बीत चुकी थी। विंग जो अभी भी उसी घर में रेंट पर रहता था, क्योंकि उसके लिए वह अब कोई रेंट का घर नहीं रहा था, वह उसकी एक फैमिली बन गई थी। हॉस्पिटल में सब लोग जो चिंग से बातें करने लगे थे, अब जो हमेशा चिंग से कहा करते थे कि तुम्हें विभूषण से मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत हैप्पी रहती हो। और आखिर सबकी बातों में आकर एक रोज चिंग ने विंग से यह ऑफर रख ही दिया था कि क्या
वह उससे मैरिज करेगा, वह उसके साथ मैरिज करके अपनी एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहती है। लेकिन विंग विंग चिंग से मैरिज नहीं कर सकता था और चिंग के पूछने पर आखिर विंग ने चिंग को बता ही दिया था कि वह उससे मैरिज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी और से प्यार करता है और वह भी किसी लड़की से नहीं, वह एक लड़के से प्यार करता है जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ा करता था। लेकिन विंग ने उस लड़के का नाम चिंग को नहीं बताया था और इन 2 सालों में चिंग ने भी एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में विंग को नहीं बताया था। यह बात जो यहीं पर ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि चिंग ने कहा था कि जो मैंने कहा है इस बात को यहीं पर भूल जाना विंग। मैं नहीं चाहती कि हमारा दोस्ती जैसा रिश्ता ख़राब हो जाए। और विंग ने भी चिंग से यही कहा था कि वह इस बात को दिल से नहीं लगाएगा। आपने जो कहा है उस बात को मैं यहीं पर भूल जाऊँगा क्योंकि मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक अकेली लड़की हो और एक अकेली लड़की अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को ढूंढती ही है जो उसका हर मोड़ पर साथ दे सके और शायद मैंने आपका वह साथ दिया है इसलिए आप उस साथ में एक साथी को ढूंढ रही हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है जो शब्द आपने मुझसे कहे हैं जो उसका हर मोड़ पर साथ दे सके और शायद मैंने आपका वह साथ दिया है इसलिए आप उस साथ में एक साथी को ढूंढ रही हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है जो शब्द आपने मुझसे कहे हैं। और समय जो एक बार फिर से बीतने लगा था, चीज़ें जो अभी भी उसी तरह चल रही थी। विंग जो हमेशा चिंग का हर काम में हेल्प किया करता था और आखिर एक रोज़ चिरेन का फ़ोन चिंग के पास आया और चिरेन ने कहा कि वह उसके हस्बैंड से मिलना चाहते हैं। चिंग जो चिरेन को यह असलियत नहीं बता सकती थी कि उसका कोई हस्बैंड नहीं है। उसने तो बिना मैरिड के ही एक बेबी को बर्थ दिया है और उसने विंग से हेल्प मांगी। विंग जो पहले इस हेल्प के लिए तैयार नहीं था लेकिन चिंग के कहने पर वह इस हेल्प के लिए तैयार हो चुका था क्योंकि चिंग ने कहा था कि वह ज़्यादा समय तक वहाँ पर नहीं रुकेगी। और आखिर विंग जो चिंग का हस्बैंड बनकर उसकी फैमिली में आने के लिए तैयार हो चुका था, वह जो एरोप्लेन में बैठे हुए थे। विंग ने कहा लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता आपकी फैमिली के बारे में। चिंग मुस्कुराई क्योंकि चिंग युआन को सिखा रही थी कि हम जब तक वहाँ पर रहेंगे तुम्हें विंग अंकल को हमेशा डैड कहकर ही बोलना है, तुम्हें कोई गलती नहीं करनी है। अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो वापस आने के बाद मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट खाने के लिए दूंगी। वेंचिंग मुस्कुराई और वेंचिंग ने अपने बैग से एक पिक्चर निकालते हुए विंग की तरफ की और कहा, यह देखो, यह मेरे पिता हैं, यह मेरे बड़े भाई हैं और यह मेरा छोटा भाई है। विंग की नज़र जब चिंग के छोटे भाई पर पड़ी तो विंग जैसे एक बहुत बड़े सदमे में पहुंच चुका था। विंग ने कहा, छोटा भाई, यह आपका छोटा भाई है। चिंग ने कहा, क्यों, क्या हुआ विंग, क्या कुछ परेशानी है? विंग ने कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। विंग जो वांजी की पिक्चर देखकर बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा था। अगर वह कोई नीचे चलने वाली चीज होती तो शायद विंग वहां से जंप कर देता, लेकिन वह इस समय आसमान में उड़ रहा है। विंग जो अब कुछ भी नहीं कर सकता। विंग जो अपने मन में सोच रहा था, गॉड मेरी हेल्प करना और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं लंजा के सामने खुद को संभाल सकूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं लंजा के सामने खुद को संभाल पाऊंगा। लेकिन विंग के लिए यह सब छोड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि वह सच में विंग से मैरिज करके उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती थी। वह सच में उसके अंदर अपना एक साथी देखने लगी थी। और फ्रेंड, हमारा फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। चिंग ने कहा, मैं उसे ऐसे ही अपने साथ ले आई थी, मुझे नहीं पता था कि वह लड़का जिससे विंग प्यार करता है वह वांजी ही है। अब सभी ने वांजी की तरफ देखा। चिरेन ने कहा, वांजी यह सब क्या है? क्या तुम एक मैन को पसंद करते हो? वांजी जो चिरेन की तरफ देखने लगा था, वांजी ने कहा, हाँ, मैं मैन को पसंद करता हूँ लेकिन हर एक मैन को नहीं, केवल विंग को। मैं विंग को पसंद करता हूँ। चिरेन ने कहा, वांजी आज तक हमारी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मैन की मैरिज किसी मैन के साथ की गई हो। चिरेन जो वांजी पर बरसने लगा था तभी सिचैन खड़ा हुआ और सिचैन ने कहा, डैड शांत हो जाइए। यह ज़रूरी नहीं है डैड, जो आज तक हमारी फैमिली में हुआ है वह आगे नहीं हो सकता। अगर वह किसी मैन को प्यार करता है, किसी मैन के साथ रहना चाहता है तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई है। आज के समय में इस तरह के रिश्तों को मंजूरी दी गई है डैड, और यह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह तो दिल है, वह किसी पर भी आ सकता है। और अगर वह विंग से प्यार करने लगा है तो यह उसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई है। वह आज भी हमारा वही वांजी है जो हमेशा सबका सम्मान करना जानता है, सबसे प्यार करना जानता है। बस एक छोटी सी गलती उससे हो गई है कि वह विंग से प्यार करने लगा है। इसके अलावा क्या आपको उसमें कोई और कमी नज़र आ रही है? चिरेन जो वांजी की तरफ एकटक देखने लगा था। सिचैन जो कह रहा है,
वह गलत नहीं है, वह आज भी उसका वही वांजी है जो गलती पर अपना सर झुकाना जानता है और माफ़ी भी मांगना जानता है, रिश्तों को निभाना जानता है। और अगर वह किसी मैन से प्यार कर भी बैठा है तो इसमें उसकी गलती नहीं है। लेकिन चिरेन के लिए इस बात को हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसका वांजी किसी मैन से प्यार कर सकता है। चिरेन ने गुस्से में कहा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम में किसी में कोई गलती नहीं है, गलती मुझ में है, मेरी परवरिश में है। मेरी परवरिश में गलती ना होती तो आज मेरी बेटी इस तरह की हरकत ना करती। मेरा बेटा किसी मैन से प्यार नहीं करता। और तुमने भी कुछ ऐसा किया हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही है कि मैं कोई तीसरा झटका बर्दाश्त कर सकूं। सिचेन ने चिरेन को संभालते हुए कहा, डैड, मैं जानता हूँ कि आपके लिए यह सब एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो हमने नहीं सोचा होता है, अगर वह सब हमारी लाइफ में होता है तो हमारे लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिरेन ने कहा, सिचेन, मैं अगर एक्सेप्ट कर भी लूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि इस मैरिज को यह समाज एक्सेप्ट करेगा? भले ही इस मैरिज को मंजूरी दी गई है, दो मैन की मैरिज को मंजूरी दी गई है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह सब मेरी खुद की फैमिली में होगा। वांजी ने कहा, डैड, आप परेशान मत होइए, मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। चिरेन जो वांजी की तरफ देखने लगा था, चिरेन ने वांजी के पास आते हुए कहा, तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तुम उसके साथ मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तुम उसके लिए मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? वांजी ने कहा, तो मैं क्या करूं डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसने मेरी सीजे के साथ मैरिज कर ली है, और अब जो मुझे पता चल गया है कि उसने किसी से भी मैरिज नहीं की है, तो अब तो मेरे लिए उसका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता डैड। चिरेन ने कहा, तो उसका प्यार तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट रखता है कि उसके प्यार के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो? वांजी ने अपना सर झुकाते हुए बहुत धीमी वॉइस में कहा, मैं आपको भी नहीं छोड़ना चाहता डैड, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। चिरेन जो कुछ और कहने वाले थे, तभी विंग वाले रूम से एक नर्स जो बुरी तरह से हाँफती हुई बाहर आई और चिंग की तरफ देखकर कहने लगी, डॉक्टर जल्दी अंदर चलिए, उस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। चिंग जो सब कुछ दौड़कर तेजी से उस रूम की तरफ दौड़ी, जिसके पीछे वांजी और सिचेन भी दौड़े। चिंग जो उस रूम में पहुंच चुकी थी, सभी डिवाइसों को देखकर चिंग बुरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि डिवाइस बता रहे थे कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। चिंग ने उस नर्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम खड़ी हुई क्या कर रही हो? जल्दी से इंजेक्शन लेकर आओ। वह नर्स जो तेजी से गई और इंजेक्शन लेकर आई। चिंग जो इतने सभी डिवाइसों को देख रही थी, वांजी ने कहा, सीजे, उसे क्या हो रहा है? चिंग ने कहा, वांजी, उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिचेन ने कहा, चिंग, सही से उसकी हालत हमें बताओ, आखिर उसे क्या हो रहा है? चिंग ने कहा, भाई, उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। यह सारे डिवाइस जो बता रहे हैं कि हम उसकी जान बचाने में नाकामयाब होते जा रहे हैं। उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है भाई, हम उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। वांजी, जिसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन निकल चुकी थी, वांजी ने कहा, सीजे, ऐसा मत कहिए, प्लीज़ उसकी जान बचा लीजिए। आज उसने मेरे कारण अपनी जान खतरे में डाल ली है। चिंग ने कहा, वांजी, मेरे लिए भी उसकी जान इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी तुम्हारे लिए है। जिस तरह तुम्हारे लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली है, मेरे लिए तो ना जाने कितनी बार उसने अपनी जान खतरे में डाली है। बिना किसी मतलब, बिना किसी रिश्ते के उसने मेरा साथ दिया है वांजी। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है, और आज मैं उसकी ज़िंदगी नहीं बचा पा रही हूँ। उसकी ज़िंदगी जो एक रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसलती जा रही है, और मैं एक डॉक्टर होते हुए भी उसे अपनी मुट्ठी में नहीं कस पा रही हूँ। वहाँ जो दूसरे डॉक्टर आ चुके थे, डॉक्टर ने चिंग की तरफ देखा और कहा, कैसी तबीयत है उसकी? चिंग ने कहा, नहीं, कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर जो एक बार आगे बढ़कर उसे चेक करने की कोशिश करने लगा था, डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप सही कह रही हैं, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है, उसे चोट भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। डॉक्टर ने एक बार फिर से चिंग की तरफ देखा और कहा, उसका बचना नामुमकिन नज़र आ रहा है, आपको उसकी फैमिली को खबर कर देनी चाहिए। चिंग ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, उसकी कोई फैमिली नहीं है, वह एक अनाथ है, वह ओपोनेज में पला हुआ है। डॉक्टर ने कहा, तो उसका फैमिली के नाम पर कोई भी नहीं है? तभी चिरेन ने कहा, है, हम हैं उसकी फैमिली, हम उसकी फैमिली ही हैं। हमें बताइए, आखिर हम ऐसा क्या करें जो हम उसकी जान बचा लें? सभी जो बहुत हैरान नज़रों से चिरेन की तरफ देखने लगे थे। डॉक्टर ने कहा, देखिए, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी तो जो करना है यह मेडिसिन करेंगी। आप बस गॉड से प्रार्थना कर सकते हो कि उसकी जान बच जाए, यह मेडिसिन उस पर असर कर जाए।
चिरैन ने कहा, करेंगी। यह सारी मेडिसिन उस पर असर करेंगी। एक अच्छे इंसान को इस तरह दुनिया से नहीं जाने देंगी। सभी जो चिरैन की बातें सुनकर पहले से ही हैरान होने लगे थे और अब तो वह और भी ज़्यादा हैरान होने वाली बातें करने लगे थे। चिरैन ने सभी की तरफ देखा और कहा, आप सबको क्या लगता है, क्या मैं कोई इंसान नहीं हूँ? क्या मैं किसी की अच्छाई को नहीं समझ सकता, या फिर मैं किसी अच्छाई को नहीं देख सकता? मैं उसकी अच्छाई को पहले ही देख चुका हूँ, तभी तो मैं अपनी बेटी के हस्बैंड के रूप में ही उसे स्वीकार कर चुका था। और चिरैन ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, वांजी, मैं जानता हूँ मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा, लेकिन मैं सबको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर करने के लिए तैयार नहीं हूँ वांजी। वांजी, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी, यह तो वांजी पहले से ही जानता है कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार करते हैं यह उसे नहीं पता था। चिंग, जो वांजी की तरफ देख रही थी, वह भी वांजी के लिए हैप्पी थी, विंग के लिए हैप्पी थी, लेकिन अपने लिए वह बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि उसे विंग की आदत पड़ चुकी थी। और यह दिन तो उसकी लाइफ के सबसे खूबसूरत, ना भूलने वाले दिन बन गए हैं, क्योंकि इन दिनों में तो वह ना ही केवल विंग को एक हस्बैंड के रूप में देख पा रही थी, वह सबके सामने उसे हस्बैंड के रूप में ला रही थी, अपना हस्बैंड बता रही थी, उसके साथ एक रूम शेयर कर रही थी। भले ही विंग सोफे पर सोता था, लेकिन उसे यह देखकर खुशी हुआ करती थी कि वह विंग के साथ एक रूम में है, लेकिन यह सब चीज़ें उसके लिए एक सपने जैसी बन चुकी थी। लेकिन वह अपने भाई और विंग की खुशी के लिए सब कुछ भूलने के लिए तैयार है, मगर फिलहाल विंग होश में आ जाए, वह ठीक हो जाए, उसके लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन विंग को अभी होश नहीं आया था, और डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि उसका होश में आना बहुत मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि वह कोमे में भी जा सकता है, क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी हुई है। सभी जो बारी बारी घर होकर आ चुके थे, लेकिन वांजी एक बार भी घर के लिए नहीं गया था। वह जो विंग के पास ही बैठा हुआ था, उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा हुआ था और उसे कह रहा था, प्लीज़ विंग, अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर जो वांजी से बार बार कहते थे कि आईसीयू में इस तरह से किसी का आना मना है, लेकिन वांजी जो उस रूम से जाने के लिए मना कर दिया करता था, डॉक्टर भी तंग आकर उसे वहीं पर बैठने की अनुमति दे चुके थे। लगभग 3 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन विंग ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। वांजी जो बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहा था, लेकिन वह फिर भी विंग के पास से नहीं जाना चाहता था। और आखिर एक समय ऐसा आया जब वांजी की नींद ने पूरी तरह से उसे थकाकर उसकी आंखें बंद कर दी। वांजी जो विंग के पास ही उसके बेड पर सर रखकर सो चुका था। मिडनाइट से भी ज़्यादा का समय था। अचानक वह रूम जो एक आवाज़ से गूंज उठा था, वह आवाज़ जो वहीं पर रखे हुए एक डिवाइस में से आ रही थी। सभी जो अचानक इकट्ठा हो चुके थे, नर्स वहाँ पर आ चुकी थी और जल्दी जल्दी विंग को इंजेक्शन लगाने लगी थी। कोई इधर से कोई उधर से उसे तेज़ी से दबाने लगे थे। वांजी जो यह सब देखकर बुरी तरह से डर चुका था। वांजी जो बार बार कह रहा था, मुझे बताइए उसे क्या हो रहा है, लेकिन अभी कोई वांजी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। केवल हर कोई विंग को कभी इधर से कभी उधर से दाबने लगा हुआ था। और आखिर एक समय ऐसा आया, सभी डॉक्टर जो एक तरफ खड़े हो चुके थे, वो डिवाइस ने आवाज़ करनी बंद कर दी थी। वांजी जो बुरी तरह से डर चुका था, वह अब डॉक्टर से यह भी नहीं पूछ पा रहा था कि उसे क्या हुआ है। वह बस एकटक विंग की तरफ देख रहा था। तभी एक नर्स ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर। तभी डॉक्टर ने कहा, हाँ, उसकी जान बच गई है, हमने उसकी जान बचा ली है। वांजी जिसने अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस ली और ऊपर की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी यह पूछने की कि उसे क्या हो गया है। डॉक्टर ने कहा, उसके ऊपर से यह वाले डिवाइस हटा दीजिए, केवल यह डिवाइस ही उसके ऊपर रहने दीजिए जो उसके दिल की धड़कन को बता रहा है। और डॉक्टर ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, वह अब ठीक है, वह होश में आ गया है, बस उसे अभी जागने में थोड़ा समय लगेगा। पांजी ने तेजी से डॉक्टर के हाथ को पकड़ा और कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं तो बुरी तरह से डर चुका था। डॉक्टर ने कहा, यह पल ही ऐसा होता है जिसमें हम खुद भी डर जाते हैं। यह पल हमें बताता है कि आखिर हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है या फिर वह ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमने उसकी जान बचा ली है।
डॉक्टर जो वहाँ से जा चुका था, वांजी जो बहुत हैप्पी होकर विंग की तरफ देख रहा था और कह रहा था, विंग अब तुम ठीक हो गए हो, अब जल्दी से आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। वांजी ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने सीजे को फ़ोन मिलाते हुए कहा, सीजे विंग को होश आ गया है, बस वह अभी जागा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि वह ठीक हो गया है। चिंग जो है सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। युआन जो अभी जाग रहा था, युआन ने कहा, मम्मा क्या डैड को होश आ गया है? चिंग ने युआन की तरफ देखा और कहा, युआन अब तुम्हें उसे डैड कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे अंकल ही कह सकते हो। युआन ने कहा, लेकिन मुझे उन्हें डैड कहना बहुत अच्छा लगता है। जब वह मुझे प्यार से गले लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह सच में मेरे डैड हैं। चिंग ने युआन को गले लगाते हुए कहा, नहीं, वह तुम्हारे डैड नहीं है युआन। मॉर्निंग हो चुकी थी, सभी जो विंग के पास पहुंच चुके थे, लेकिन अभी विंग को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है कि 1-1.5 घंटे बाद उसे होश आ जाए। चिंग ने वांजी से कहा, वांजी अभी उसे होश आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम घर जाकर अपने क्लोथ चेंज करके आ सकते हो। वांजी ने कहा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जाना चाहता, मैं उसे साथ लेकर ही घर जाऊंगा और तभी मैं अपने क्लोथ चेंज करूंगा। चिंग ने कहा, लेकिन वांजी अगर उसे होश आ भी जाएगा तो इतनी जल्दी उसे हॉस्पिटल से नहीं ले जाया जाएगा। तुम्हें घर जाना चाहिए और अपने क्लोथ चेंज कर कर आनी चाहिए, क्योंकि उसे अभी हॉस्पिटल में बहुत समय लगने वाला है। पांजी ने कहा, लेकिन सीजे। तभी वहाँ पर बड़े डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी सीजे बिल्कुल सही कह रही हैं, उसे अभी घर जाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी उसकी चोटें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले ही वह होश में आ गया है, लेकिन हम उसे अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें अपनी सीजे की बातें माननी चाहिए। वांजी ने कहा, ठीक है सीजे। और कहता हुआ वांजी जो विंग के पास से खड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी विंग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। चिंग जो यह सब देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, वह सच में उसे बहुत प्यार करता है और विंग भी उसे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं आने दिया है। मैं पिछले 3 साल से उसके साथ हूँ और इस पिछले 3 साल में मैंने उसके साथ कभी किसी को नहीं देखा। पांची जो नहाने के लिए घर जा चुका था, जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म करके वह वापस आ चुका था। चिंग जो वांजी के आते ही उसके सामने आई, लेकिन चिंग जो ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रही थी। वांजी ने कहा, क्या हुआ सीजे, आप इस तरह उदास क्यों नज़र आ रही हैं? चिंग ने कहा, वांजी उसे होश आ गया है। वांजी ने कहा, लेकिन सीजे यह तो हैप्पी होने वाली बात है, फिर आप इस तरह सैड क्यों नज़र आ रही हैं? चिंग ने कहा, वांजी सैड होने वाली ही बात है, उसे होश तो आ गया है, लेकिन वांजी उसकी याददाश्त चली गई है। लगता है उसके सर में जो चोट लगी थी उसके कारण वह सब कुछ भूल गया है, उसे कुछ भी याद नहीं है वांजी। वांजी ने कहा, सीजे आप यह क्या कह रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चिंग ने कहा, हाँ वांजी, उसे तो हम भी याद नहीं हैं, उसे बस इतना याद है वह ओपनिज में पढ़ता था और स्कॉलरशिप द्वारा उसे एक कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी याद नहीं है। वांजी जो अपना सर पकड़ चुका था। वांजी ने कहा, लेकिन इस समय मैं उसे देखना चाहता हूँ, वह कहाँ पर है? पेंची ने कहा, उसे आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। वांजी ने कहा, प्लीज़ सीजे मुझे उसके पास लेकर चलो, मुझे उसे देखना है वह कैसा है। चिंग ने कहा, चलो वांजी, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। चिंग जो वांजी को लेकर उस रूम में पहुँच चुकी थी जिसमें विंग था, विंग जिसके ऊपर अभी भी एक डिवाइस लगा हुआ था, लेकिन विंग इस समय होश में था। उसके पास चिरेन और चिचन बैठे हुए थे। वांजी जो उस रूम में पहुंच चुका था, विंग की नज़रें जो वांजी पर पहुंच चुकी थी। वांजी विंग के पास आया और वांजी ने कहा, तुम कैसे हो विंग? विंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? वांजी जो अपनी नम आंखों के साथ विंग की तरफ देख रहा था, उसने नहीं सोचा था उसका विंग कभी उसे यह सवाल पूछेगा कि मैं कौन हूँ। वांजी जो अब सिचेन और चिरेन की तरफ भी देखने लगा था। चिरेन ने कहा, यह वही है जिसके बारे में हम तुमसे बात कर रहे थे, जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। विंग ने कहा, तो आप मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, थैंक यू आपका, मेरी जान बचाने के लिए। वांजी ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, मेरा फ़र्ज़ होता है तुम्हारी जान बचाने का। विंग ने कहा, लेकिन इस तरह किसी का फ़र्ज़ नहीं होता है, रोड पर कितने लोगों के चोट लग जाती है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करके उन लोगों के फ़र्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तुम अभी तक मेरे साथ हो, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा हूँ। वांजी जो नहीं समझ पा रहा था वह क्या कहे, तभी वहाँ पर डॉक्टर आए और वांजी डॉक्टर के पास पहुंचा और वांजी ने कहा, डॉक्टर क्या उसकी याददाश्त अब कभी वापस नहीं आएगी? डॉक्टर ने कहा, आ सकती है, अगर तुम उसकी पुरानी बातों को
उसे याद दिलाओ तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है, क्योंकि उसे सर में चोट लगी है। मगर उसकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है। लगता है सर में चोट लगने के कारण कुछ चीज़ें हैं जो वह अपने दिमाग से निकाल चुका है। अगर तुम उसे याद दिलाने की कोशिश करोगे तो उसे सारी बातें याद आ जाएंगी। वांजी जो एक बार फिर से विंग की तरफ देखने लगा था। सिचेन और चिरेन खड़े हुए और उन्होंने कहा, हम दोनों बाहर चलते हैं। वांजी, तुम उससे अकेले में बात कर सकते हो। चिंगबी विंग के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन वह वहाँ पर रुक भी नहीं सकती थी। उसका विंग के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था और चिंगबी अब उस रूम से बाहर जा चुकी थी। विंग और वांजी जो इस समय उस रूम में बिल्कुल अकेले थे। वांजी जो विंग के पास आकर बैठ चुका था और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगा था, विंग, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ? विंग ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कौन हो आप? वांजी ने कहा, विंग, याद करो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। विंग जो वांजी की तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखने लगा था। विंग ने कहा, हस्बैंड? आप मेरे हस्बैंड हो? वांजी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरी मैरिज हुई थी तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, लेकिन मैं तो एक मैन हूँ, मेरी मैरिज आपके साथ कैसे हो सकती है? वांजी ने कहा, विंग, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे और इसी के चलते ही हम दोनों ने एक रोज़ मैरिज भी कर ली थी। बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे? वांजी ने कहा, हाँ, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे। विंग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ओपनिज में रहता था बचपन से। वांजी ने कहा, विंग, तुम्हें सही से कुछ भी याद नहीं है। तुम ओपनिज में रहते थे, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ओपनिज में ही रहता था और हम दोनों ने ओपनिज में रहते हुए ही एक दूसरे से बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे और जिसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मैरिज कर ली थी। विंग ने कहा, लेकिन यह सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। और अभी अभी जो मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि वह तुम्हारे पिता और भाई हैं। वांजी ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। विंग ने कहा, अडॉप्ट किया है? तुम्हें इतने बड़े को अडॉप्ट किया है? वांजी ने कहा, हाँ, अभी 2 साल पहले ही उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। विंग ने कहा, लेकिन तुम्हें इतने बड़े को वह क्यों अडॉप्ट करेंगे? उनके खुद एक बेटा है, एक बेटी है, तो फिर वह तुम्हें अडॉप्ट क्यों करेंगे? वांजी ने कहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। उनका बेटा इतना हैंडसम नहीं है, उनकी बेटी भी इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट करके अपना बेटा बना लिया है। विंग जो अब और भी अजीब नज़रों से वांजी की तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, विंग, याद करने की कोशिश करो, जब हमारी मैरिज हुई थी, हम हनीमून पर गए थे। हम कितना घूमे थे वहाँ पर और कितना एंजॉय किया था हमने अपने हनीमून को। विंग ने कहा, लंजा, कितना और झूठ बोलोगे? हम कब हनीमून पर गए थे? और तुमने कहा कि तुम्हें अडॉप्ट किया है। लंजा, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि तुम्हें इतने बड़े को कोई अडॉप्ट करेगा। लंजा, झूठ बोलने की एक हद होती है। वांजी मुस्कुराया और वांजी ने कहा, विंग, झूठ बोलने की एक हद होती है। तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। विंग जो चुप हो चुका था। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरी याददाश्त चली गई है? वांजी ने कहा, विंग, मैं तुम्हारी नज़रों से ही पहचान सकता हूँ कि तुम किस समय मुझे किस नज़रों से देख रहे हो। और जब मैं इस रूम में एंटर हुआ था और जिन नज़रों से तुमने मुझे देखा था, वह नज़रें ही मुझे बता चुकी थी कि तुम कितने प्यार से मेरी तरफ देख रहे हो। तुम मुझे पहले से ही पहचानते हो। सभी जो पहले से ही डोर पर खड़े हुए थे और उनकी बातें सुन रहे थे, सभी जो अंदर आए और चिरेन ने कहा, इसका मतलब मेरा बेटा तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता है, वह तुम्हें तुमसे ज़्यादा पहचानता है। विंग जो अब चिरेन और वांजी दोनों की तरफ देखने लगा था। विंग ने कहा, हाँ अंकल, वह मुझसे ज़्यादा मुझे पहचानता है। जो बात मैं कभी उससे नहीं कह पाया, वह उस बात को बिना कहे ही समझ गया था। विंग ने चिरेन की तरफ देखा और कहा, अंकल, मुझे आपसे भी माफ़ी मांगनी है। चिरेन ने कहा, नहीं विंग, इसमें माफ़ी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि यह सब क्या हुआ था और वांजी ने भी मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तुम्हारा और उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे बहुत लोगों को जवाब देना होगा इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मैं सबको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। विंग ने कहा, अंकल, केवल इसीलिए मैंने कभी लंजा से यह नहीं कहा कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह के रिश्तों को इतनी आसानी से मंजूरी नहीं मिलती है। लोग इस रिश्ते को मंजूरी दे भी देते हैं जो दिल से सोचते हैं, लेकिन हर कोई इस रिश्ते को फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है।
और विंग ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि लंजा, मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, और अगर कोई इस तरह के रिश्ते पर उंगली उठाएगा भी तो केवल मुझ पर उठाएगा। लेकिन तुम्हारी अपनी एक फैमिली है, बहुत इज्जतदार फैमिली, जो इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और इसीलिए मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। चिरेन ने कहा, विंग, यह बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे फैमिली ना होते हुए भी तुम एक फैमिली की रिस्पेक्ट करना जानते हो, और तुम्हारी यही बातें मेरे मन को भा गई हैं। तुम्हारी खुद की एक फैमिली ना होते हुए भी तुमने मेरी बेटी की बहुत हेल्प की है, और उसकी रिस्पेक्ट, उसका सम्मान बचाने के लिए तुम यहाँ तक उसके साथ चले आए हो। इससे ज़्यादा और मैं तुम्हारी क्या अच्छाई देख सकता हूँ विंग। मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता हूँ विंग, पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को अलग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। विंग, जिसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, उसने नहीं सोचा था कि लंजा की फैमिली में जाकर उसे इतना सम्मान मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, और वह भी उस रिश्ते को जिसको वह कभी खुद भी सम्मान नहीं दे पाया। तभी वहाँ पर डॉक्टर आए। डॉक्टर जो विंग को चेक करने के लिए आए थे, डॉक्टर विंग को चेक करने लगे और विंग को कहने लगे, बोलो विंग, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? विंग ने कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सर में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे सर में बहुत चोट लगी हुई है, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, बहुत जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। समय जो अब धीरे धीरे बीतने लगा था, विंग जो बहुत हद तक ठीक हो चुका था, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब बहुत जल्द उसे घर वापस ले जा सकते हैं। और आखिर वह समय आ चुका था जब वह सब विंग को हॉस्पिटल से घर ले जाने वाले थे, क्योंकि उसे डिस्चार्ज मिल चुका था। विंग जो बहुत हद तक ठीक था, लेकिन फिर भी उसे एक सहारे की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि उसके पैर में अभी भी फ्रैक्चर था। पांजी जो उसे कांधे पर सहारा लेकर गाड़ी तक लेकर आया और उसे घर लेकर पहुंच गया। वह सब जो घर पहुंच चुके थे। तभी युआन ने कहा, मम्मा, आप डैड को सहारा देकर अपने रूम में लेकर जाइए ना, अंकल से उनको हटा दीजिए। चिंग जो सभी की तरफ देखने लगी थी, तभी चिरेन ने कहा, वांजी, तुम उसे अपने रूम में लेकर जाओ। चिंग ने युआन के पास आते हुए कहा, युआन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि वह तुम्हारे डैड नहीं है, तुम उन्हें एक बार फिर से अंकल कह सकते हो। युआन ने कहा, लेकिन मुझे डैड चाहिए, मुझे भी एक डैड चाहिए। जिस तरह शान अंकल मुझे प्यार करते हैं, मुझे उसी तरह प्यार करने वाले डैड चाहिए। शान अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें हमेशा डैड कहना चाहता हूँ। चिंग जो सभी की तरफ देख रही थी, विंग ने कहा, यह सब मेरे कारण हुआ है, मुझे आप लोगों की लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। चिंग ने कहा, विंग, ज़्यादा मत सोचा करो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, हर बात को दिल से नहीं लगाते हैं। वांजी, उसे लेकर रूम में जाओ, वरना वह फिर से उल्टी सीधी बातें सोचने लगेगा और अपने आप को कोसने लगेगा। वांजी जो विंग को लेकर रूम में जा चुका था, चिरेन ने कहा, चिंग, वैसे वह बच्चा गलत भी नहीं कह रहा है, उसने बचपन से विंग का प्यार देखा है, इसीलिए वह विंग को अपना डैड कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रहा है, और यह उसके लिए गलत भी नहीं है। वह अभी छोटा है और उसे एक पिता की ज़रूरत है। मुझे बताओ चिंग, आखिर वह कौन लड़का था जो इसका पिता है, जिससे तुम प्यार करती थी? चिंग ने कहा, डैड, मैं नहीं जानती वह अब कहाँ पर रहता है। वह पहले यूएसए में ही रहता था, लेकिन वह कुछ समय पहले यूएसए छोड़कर जा चुका है। अब तो मैं यह भी नहीं जानती हूँ वह कहाँ पर रहता है। सिचैन ने कहा, चिंग, कभी कभी लाइफ के फैसले हमें खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए लेने पड़ते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो तुमसे मैरिज करना चाहे और इस बेबी को भी साथ में अपनाए, तो क्या तुम उसके साथ मैरिज करोगी? चिंग जो थोड़ा सोच में पड़ चुकी थी, सिचैन ने कहा, चिंग, ज़्यादा मत सोचो, हम तुमसे मैरिज के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे चिंग, और हम बिना जांचे परखे भी तुम्हारी मैरिज नहीं करेंगे। बस हम तुम्हारी अनुमति चाहते हैं, ताकि हम तुम्हारे लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ सकें जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो और इस बेबी के लिए भी सूटेबल हो। चिंग ने कहा, गग्गा, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी गलत फैसले नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैं दूसरी मैरिज से पहले थोड़ा सोचना चाहती हूँ। चिरेन ने कहा, चिंग, बहुत सोच चुकी हो तुम, 5 साल हो गई हैं, यह बेबी 5 साल का हो गया है। क्या इन 5 सालों में तुमने उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा? चिंग जो सोचने लगी थी, उसने सोचा था, लेकिन केवल विंग के बारे में। विंग के सिवा उसने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। विंग के साथ होते हुए उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि युआन को भी एक पिता की ज़रूरत है, क्योंकि विंग युआन की हर वह ज़रूरत पूरी करा करता था जो एक पिता एक बच्चे की ज़रूरत पूरी करता है। वह ना ही केवल उसे बाहर घुमाया करता था, साथ ही
उसे हर तरह के टॉय भी दिवाया करता था और कभी कभी उसे अपने पास भी सुला लिया करता था जब युआन उसके पास सोने की जिद करता था। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि युआन को भी एक पिता की ज़रूरत है। और चिंग ने कहा, गगा मैं मैरिज के लिए तैयार हूँ, लेकिन वह इंसान केवल मुझे ही नहीं मेरे बेबी को भी दिल से अपनाए। सिचन ने कहा, चिंग मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढूंगा जो केवल तुम्हें ही नहीं युआन को भी दिल से अपनाए। और आखिर आज वह दिन आ चुका था जब वांजी और मियांग मियांग की एंगेजमेंट होने वाली थी। लान फैमिली जो वहां जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। वांजी ने कहा, डैड मैं वहां पर नहीं जाना चाहता, लेकिन चिरेन की जिद पर वांजी वहां जाने के लिए रेडी हो चुका था। और चिरेन ने कहा था कि विंग को भी वहां पर साथ लेकर चलना है। वह सभी जो उस पार्टी में पहुंच चुके थे जहां पर बहुत बड़ा फंक्शन था, लगभग बिल्कुल उतना ही बड़ा फंक्शन था जितना बड़ा पांजी के जन्मदिन वाले दिन रखा गया था। वहां पर मियांग मियांग जो पूरी तरह से रेडी होकर अपने बर्थडे पार्टी में आ चुकी थी, वह जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। पांजी जो मियांग मियांग की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, मैं इस लड़की का दिल भी नहीं दुखाना चाहता, आज इस लड़की का दिल बहुत ज़्यादा दुखने वाला है। विंग ने कहा, हाँ लंजा उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखने वाला है। जब इंसान की उम्मीदें टूटती हैं ना, तो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इतना दर्द तो किसी की जान जाने पर भी नहीं होता है। चिरेन जो सोच रहे थे वह किस तरह इस सिचुएशन को संभाले, लेकिन उन्हें संभालना तो होगा, उन्हें सबके सामने बताना होगा कि वांजी मियांग मियांग से मैरिज नहीं कर सकता, वह किसी और से प्यार करता है। और लैन चिरेन जो आगे बढ़ चुके थे, वह जो जिन ग्वानसा के पास पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले कि चिरेन कुछ कह पाते, जिन ग्वानसा ने कहा, हमें आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर लान। चिरेन ने कहा, मिस्टर जिन ग्वानसा मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिन ग्वानसा ने कहा, लेकिन पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही आप जो चाहो मुझे बता सकते हो। लैन चिरेन ने कहा, तो कहिए मिस्टर जिन, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। जिन ग्वानसा ने कहा, मिस्टर जिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वांजी और मियांग मियांग की मैरिज नहीं हो सकती, हम उन दोनों की मैरिज नहीं कर सकते। चिरेन जो खुद यही कहने के लिए जिन ग्वानसा के पास आया था, लेकिन लैन चिरेन ने कहा, लेकिन क्यों, यह मैरिज क्यों नहीं हो सकती। जिन ग्वानसा ने कहा, क्योंकि मेरी बेटी मियांग मियांग किसी और को पसंद करती है और इसीलिए मैं मियांग मियांग और वांजी की मैरिज नहीं करा सकता। चिरेन ने कहा, किसी और को पसंद करती है। जिन ग्वानसा ने कहा, हाँ मिस्टर लैन चिरेन मेरी बेटी किसी और को पसंद करती है और वह जिसे पसंद करती है मैं उसका नाम भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही इस रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं। चिरेन जो बहुत ज़्यादा हैरान थे, चिरेन ने कहा, जिन ग्वानसा आप ये क्या कह रहे हो। जिन ग्वानसा ने कहा, हाँ मिस्टर लैन चिरेन, क्योंकि मेरी बेटी आपके छोटे बेटे लान वांजी को पसंद नहीं करती है, वह आपके बड़े बेटे लैन सिचन को पसंद करती है और वह आपके बड़े बेटे लैन सिचन से शादी करना चाहती है। उसने जब हमें यह बताया तो हम काफ़ी असमंजस में थे, हम सोच रहे थे कि हम किस तरह आपसे यह बात कहेंगे, लेकिन हमें यह बात आपसे करनी थी क्योंकि बच्चों की खुशी में ही पेरेंट्स की खुशी होती है और हम अपनी बेटी की मैरिज आपके छोटे बेटे के साथ करके पूरी लाइफ के लिए अपनी बेटी को दुखी नहीं कर सकते। हमें बताइए मिस्टर लैन चिरेन, क्या आप इस मैरिज को मंजूरी देंगे। चिरेन जो अब सिचैन की तरफ देखने लगे थे, सिचैन के लिए यह सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अजीब सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वह वांजी के लिए इस मैरिज के लिए हाँ करना चाहते थे और वह मियांग मियांग से मैरिज भी नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट वह तो किसी के साथ और कभी भी मैरिज नहीं करना चाहते थे। चिरेन ने कहा, बोलो सिचन तुम क्या जवाब देना चाहोगे। सिचन जो वांजी की तरफ देखने लगा था, वांजी ने कहा, प्लीज़ भाई हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, वैसे भी वह लड़की कोई बुरी लड़की नहीं है, वह काफ़ी अच्छी लड़की है। सिचैन ने कहा, मैं इस एंगेजमेंट के लिए तैयार हूँ। मियांग मियांग जो यह सुनकर हैप्पी हो चुकी थी और आखिर उन दोनों की एंगेजमेंट की तैयारी होने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो पाती, चिरेन ने कहा, एंगेजमेंट से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आप सबको जो बताना चाहता हूँ वह बात इतनी सरल बात नहीं है और आप सबको यह बात मैं पहले इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप सबको अंधेरे में रखकर मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। विंग और वांजी जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। जिन ग्वानसा ने कहा, बोलिए मिस्टर लैन चिरेन, आप ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे यह एंगेजमेंट रुक सकती है। चिरेन ने कहा, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वह बात मैं केवल आपको ही नहीं, यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान को बताना चाहता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता
कि आपकी बेटी मियांग मियांग के साथ मैं अपने बेटे लान वांजी की एंगेजमेंट नहीं कर सकता। सभी जो यह सुनकर हैरान थे। क्या लान वांजी भी किसी को पसंद करते हैं? चिरेन ने कहा, हाँ, लान वांजी भी किसी को पसंद करते हैं और आज मैं आप सबको उसी इंसान के साथ मिलाना चाहता हूँ जो इंसान लान वांजी से प्यार करता है, लान वांजी जिसे पसंद करते हैं और मेरा बेटा उस इंसान के साथ मैरिज करना चाहता है और यही बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। और चिरेन ने वांजी को अपने पास आने का इशारा किया। वांजी जो चिरेन के पास पहुंच चुका था। अब सबको इंतजार था उस इंसान का वहां आने का, जिस इंसान के साथ लान वांजी मैरिज करना चाहते हैं, जिस इंसान से लान वांजी प्यार करते हैं। और चिरेन ने उस इंसान का नाम पुकारा जिस इंसान के साथ लान वांजी मैरिज करना चाहते हैं। वह इंसान बींग था और बींग जो लान वांजी और चिरेन के पास पहुंच चुका था। सभी जो इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। लोगों में बातें होने लगी थी। क्या लान वांजी एक मैन से प्यार करते हैं? क्या वह एक मैन से शादी करना चाहते हैं? चिरेन ने कहा, मैं आप सबके सामने यह बात रखना चाहता था कि मेरा वांजी जिसे प्यार करता है वह एक मैन है और वह मैन जो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। सभी जो कहने लगे थे, लेकिन पिछली बार तो आपने उसे अपनी बेटी के हस्बैंड के रूप में हम सबसे मिलाया था। चिरेन ने कहा, यह सब गलत है। मेरी बेटी उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरी बेटी से कुछ गलतियाँ हो गई थी और जिसके कारण वह उसे अपने हस्बैंड बनाकर यहाँ पर ले आई थी, क्योंकि वह जिस लड़के से प्यार करती थी वह लड़का उसे छोड़कर चला गया है और वह यहाँ आकर हमें सच्चाई नहीं बता पा रही थी, इसीलिए वह बींग को अपना हस्बैंड बनाकर यहाँ पर ले आई थी। सभी जो कहने लगे थे, इसका मतलब आपकी फैमिली में ही कुछ गड़बड़ है मिस्टर लान। चिरेन जिसके लिए अपनी फैमिली को लेकर इस तरह के कड़वे शब्द सुनना उसके कंफर्ट जोन से बाहर था, लेकिन वह अभी खुद को शांत दिखा रहा था क्योंकि गलती तो उसकी फैमिली की ही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी फैमिली को हैप्पी रखना चाहता है और सिचुएशन को संभालना चाहता है। सिचैन, वांजी और चिंग जो अपने पिता को देख रहे हैं, वह इस समय उन्हीं के कारण एक जिल्लत भरा घूंट भर रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तभी वहाँ पर जिन गुआनसा आगे आए और जिन गुआनसा ने कहा कि आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। वह एक पिता की तरह आप लोगों से बातें कर रहे हैं और आप लोग उन्हें बिजनेस के नज़रिए से तोल रहे हैं। एक बार पिता के नज़रिए से देखिए कि वह सबके सामने अपने बच्चों की कमियां गिनवा रहे हैं और अपने बच्चों की खुशी ढूंढ रहे हैं। चिरेन जो जिन गुआनसा की तरफ देखने लगे थे। जिन गुआनसा ने कहा, मिस्टर लैन चिरेन, मुझे आपकी यह बातें बहुत अच्छी लगी कि आपने इतनी बड़ी बात हमारा रिश्ता जुड़ने से पहले हमें बता दी, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा होगा कि वांजी और विंग के रिश्ते के कारण हम सिचैन और मियांग मियांग का रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप भी अपने बच्चों की खुशी ढूंढ रहे हैं और हम भी अपने बच्चों की खुशी ढूंढ रहे हैं। चिरेन ने कहा, मिस्टर जिन गुआनसा, यह आपका भड़कपन है कि आपने मेरी बातों को समझा, वरना हर किसी की बातें नहीं समझ पाता है। हर कोई एक पिता के दर्द को नहीं समझता है। हर कोई तो केवल लोगों में कमियां ढूंढता है, बच्चों में कमियां ढूंढता है, फैमिली में कमियां ढूंढता है। लेकिन मैं आपकी इन बातों से हैप्पी हुआ कि आपने हमारी फैमिली में कोई कमी नहीं ढूंढी, केवल बच्चों की खुशियाँ देखी। जिन गुआनसा ने कहा, तो क्यों ना आज हम यहाँ पर एक नहीं दो एंगेजमेंट करें। पहले सिचैन और मियांग मियांग की एंगेजमेंट करते हैं और उसके बाद वांजी और विंग की एंगेजमेंट करते हैं। चिरेन जो सभी की तरफ देख रहा था, उसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। वह बस लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता था कि विंग और वांजी एक दूसरे को पसंद करते हैं। वह मैन होकर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। दुनिया का क्या है, दुनिया तो हमेशा बातें सुनती है, बातें बनाती है और निकल जाती है, लेकिन उसे केवल इस समय अपने बच्चों की हैप्पीनेस चाहिए और जो उन दोनों के लिए एक दूसरे के साथ रहने पर ही है। और आखिर वहाँ पर उन चारों की एंगेजमेंट होने लगी थी। कुछ लोग जो वहाँ पर विंग और वांजी के लिए काफ़ी हैप्पी थे, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी मुंह बना रहे थे और बातें बना रहे थे, लेकिन लान फैमिली को अभी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यह दुनिया है और दुनिया का कोई कुछ नहीं कर सकता। उन चारों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और नेक्स्ट वीक के लिए उन दोनों की मैरिज की भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और सभी जो हैप्पी घर वापस आ चुके थे। विंग और वांजी जो एक साथ एक ही रूम में थे। विंग ने कहा, लंजा, आज तुम्हारे पिता को बहुत कुछ सहना पड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि एक पिता अपने बच्चों की हैप्पीनेस के लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर सकता है। जिस तरह तुम अपने पिता के बारे में बताया करते थे कि वह बहुत सारी चीज़ों से नफरत करते हैं, वह बहुत सख्त है, लेकिन आज मैंने केवल तुम्हारे पिता के अंदर वह पिता देखा था
जो केवल अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों की हैप्पीनेस चाहता है। इसके सिवा वह कुछ भी नहीं चाहता। पांजी ने कहा, हाँ विंग, आज मैंने भी अपने पिता में वह पिता देखे थे जो पिता मैं कभी देख ही नहीं पाया था। वह केवल अपने बच्चों के लिए खड़े हुए थे। उन्हें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और वह सभी जो नाश्ते के टेबल पर आ चुके थे। नाश्ते के टेबल पर काफ़ी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी जो चिरेन ने वहां पर आकर तोड़ दी थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनके बच्चे अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि उनके पिता को वहां पर 4 बातें सुननी पड़ी थी। लेकिन चिरेन जो अपने बच्चों को दिखा रहे थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उन्हें केवल अपने बच्चों की हैप्पीनेस से फ़र्क पड़ता है और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पांजी ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए डैड, हमारे कारण आपको वहाँ पर बहुत कुछ सुनना पड़ा। चिरेन ने कहा, जानते हो वांजी, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ इतना सख्त क्यों रहता था? क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, बहुत अच्छा इंसान। तुम्हारी माँ का सपना था कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाऊँ। और बच्चों, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी माँ का सपना पूरा करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गया हूँ। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम तीनों दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। तुम तीनों ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो। और जानते हो वांजी, जो बच्चे अपनी गलती पर पेरेंट्स के सामने सर झुकाना जानते हैं, उन बच्चों को कभी गलत कहना ही नहीं चाहिए। तुम दोनों ने जो गलती की है, तुम दोनों ने उस गलती को माना भी है, चाहे वह चिंग थी या तुम थे। तुम दोनों ने ही अपनी गलती को माना है। मैंने तुम्हें इस गलती के लिए डांटा है, धमकाया है, लेकिन तुमने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने गलती की है। और वांजी, जब बच्चे गलती मान लेते हैं तो पेरेंट्स को भी उनके सामने झुकना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। और वांजी, यह तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें सजा दूं। तुमने तो प्यार किया है उससे, इसके अलावा तुमने कोई गलती नहीं की है वांजी। तुमने किसी की जान नहीं ली है, तुमने अपने कारण किसी को चोट नहीं पहुंचने दी है वांजी। तो फिर मैं तुम्हें किस हक से सजा दे सकता हूँ? वांजी जो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और अपने पिता के गले से लिपट चुका था, उसने नहीं सोचा था कि उसके पिता के अंदर एक इतना सॉफ्ट पिता रहता है जो केवल उनसे प्यार करना जानता है। वह बिल्कुल भी सख्त इंसान नज़र नहीं आते। वह इस समय केवल एक पिता नज़र आ रहे हैं जो केवल अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पांजी जो चिरेन के गले से लगकर एक बच्चे की तरह रोने लगा था और कहने लगा था, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। चिरेन जो वांजी को संभालने लगा था और कहने लगा था, नहीं वांजी, तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर प्यार करना कोई गलती नहीं होता है तो तुमने कोई गलती नहीं की है। चिरेन जो अभी वांजी को संभाल ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आया और सर्वेंट ने कहा, सर, आपसे कोई मिलने आया है। चिरेन ने वांजी को खुद से अलग किया, उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब रोना बंद करो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बहुत जल्द तुम्हारी मैरिज होने वाली है। और चिरेन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं देखकर आता हूँ कि इस समय कौन मुझसे मिलने के लिए आया है। चिरेन जो गेस्ट हॉल में जा चुके थे, वहाँ पर जियांग फैंगमियान बैठे हुए थे अपनी वाइफ मैडम यू के साथ, और साथ ही उनके साथ उनका बेटा जियांग चैंग था। चिरेन ने कहा, मिस्टर जियांग फैंगमियान, आप यहाँ पर? जियांग फैंगमियान ने खड़े होते हुए चिरेन से हाथ मिलाया और कहा, हाँ, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। चिरेन ने बैठते हुए कहा, ऐसा क्या ज़रूरी काम था जिसके लिए आपको अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना पड़ा? जियांग फैंगमियान ने जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, जियांग चैंग। चिरेन ने कहा, हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं बिजनेस के मामले में कई बार उससे मिल चुका हूँ और मैं पार्टी में भी उससे मिला था। जियांग फैंगमियान ने कहा, लेकिन आज मैं किसी और हक से उसे आपसे मिला रहा हूँ। चिरेन ने कहा, किसी और हक से? जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ, किसी और हक से। कल हम उस पार्टी में थे जिस पार्टी में यह सब बातें हुई थी, जहाँ पर आपने बताया था कि आपकी बेटी की मैरिज नहीं हुई थी और आपने अपने बेटे के बारे में भी बताया था। चिरेन जो थोड़े शांत हो चुके थे, जियांग फैंगमियान ने कहा, मिस्टर चिरेन, शांत होने जैसी कोई बात नहीं है, हमें किसी भी बात से कोई एतराज़ नहीं है। हम तो आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। हम आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, अपने बेटे जियांग चैंग के लिए। जियांग चैंग ने आपकी बेटी को पार्टी में देखा था और वह उसे पसंद करने लगा है, और उसे इस बात से भी कोई एतराज़ नहीं है कि वह पहले एक बेबी को बर्थ दे चुकी है, वह उस बेबी को भी अपनाना चाहता है।
चिरेन जो अब जियांग चैंग की तरफ देखने लगा था, वह दिल का काफ़ी अच्छा लड़का है। वह उसे काफ़ी समय से जानता है। वह ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है, ज़्यादा बातें नहीं करता है, लेकिन चिरेन उसे अच्छी तरह से जानते हैं। वह समझ सकते हैं कि उनकी बेटी उसके साथ हैप्पी रहेगी। जियांग फैंगमियान ने कहा, आप ज़्यादा मत सोचिए, आप अपनी बेटी से बात कर सकते हैं। हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार ज़रूर सोचना, मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करने लगा है, वह उसे पसंद करता है। चिरेन ने कहा, मेरी बेटी इस मैरिज के लिए तैयार है, क्योंकि अपनी बेटी से मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। मैंने उससे कहा है कि अगर उसकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान आना चाहे जो उससे प्यार करे और उसकी बेबी को भी अपनाए, तो क्या वह उससे मैरिज करेगी। और मेरी बेटी ने इस मैरिज के लिए पहले ही हाँ कर दी है। और आखिर आज लंचरेन बहुत हैप्पी हो चुके थे। उनके तीनों बच्चों की लाइफ में एक अच्छे हमसफ़र आ चुके थे। शायद यही उनकी परवरिश थी और यही उनके बच्चों की अच्छाई है जो आज उनकी लाइफ में अच्छे हमसफ़र आ चुके हैं, और वह भी ज़्यादा मेहनत किए बिना ही। और लंचरेन ने एक ही दिन अपने तीनों बच्चों की मैरिज करने का डिसीजन लिया, और वह दिन आ भी चुका था जब उनके तीनों बच्चों की मैरिज होने वाली थी। इन कुछ दिनों में जियांग चैंग जो युआन से इतना ज़्यादा घुल मिल गया था, और युआन को यह भी बता दिया गया था कि अब से वह उन्हें डैड कह सकता है, क्योंकि अब वह बहुत जल्द उसके डैड बनने वाले हैं। और युआन जितना जियांग चैंग को जान पाया, वह उसके साथ बहुत हैप्पी था। लेकिन वह फिर भी विंग को मिस किया करता था, क्योंकि विंग बचपन से उसके साथ था। उसने जब होश संभाला था, विंग तब से उसके पास था। लेकिन उसे जियांग चैंग का साथ भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जियांग चैंग उससे बहुत प्यार करने लगा था। और आखिर आज लंचरेन के तीनों बच्चों की मैरिज हो चुकी थी। चिंग जो आज हमेशा के लिए अपने हस्बैंड के घर जाने वाली थी, लेकिन उसे वहाँ जाते हुए ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि जियांग चैंग की बड़ी बहन याली, जो पहले से ही चिंग की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और चिंग जो अपने हस्बैंड के घर पहुंच चुकी थी, उसके लिए वहां जाना बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि जियांग चैंग शुरू से ही उसके साथ बहुत फ्रेंडली था। और वह जो इतना ज़्यादा फ्रेंडली होकर उसे अपने साथ लेकर गया था कि चिंग को ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह पहली बार जियांग चैंग से मिल रही है। वह जियांग चैंग को नहीं जानती है, ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से उसे जानती है। और यह बात इस बात का सबूत है कि चिंग हमेशा जियांग चैंग के साथ हैप्पी रहने वाली है। वह उसे प्यार भी करने वाली है और एक हस्बैंड का दर्जा भी देने वाली है, क्योंकि जियांग चैंग दिल का बहुत अच्छा इंसान है, और जिसे चिंग अच्छी तरह से पहचान चुकी है। और उधर सिचैन के लिए थोड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड थी, लेकिन म्यांग म्यांग ने उस ऑकवर्ड सिचुएशन को प्यार में बदल दिया था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार से बातें कर रही थी, क्योंकि वह उससे पहले से ही प्यार करती थी। और आखिर धीरे धीरे सिचैन भी म्यांग म्यांग के साथ खुल चुके थे, उससे प्यार से बातें करने लगे थे। लेकिन विंग और वांजी के लिए सिचुएशन बहुत ही लड़ाकू बेईमान बन चुकी थी, क्योंकि वांजी विंग के लिए बिल्कुल वैसी ही ड्रेस लेकर आया था जैसे वह 5 साल पहले उसके लिए लेकर आया था। और विंग जो कह रहा था, लंजा यह सब क्या है, तुम अभी मेरे लिए इस तरह की ड्रेस लेकर आए हो। वांजी जो कह रहा था, विंग तुम इसे पहनकर बहुत हॉट लगने वाले हो, आज की रात तो हमारी बहुत हॉटनेस वाली होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी मैरिज नाइट है। विंग जो कह रहा था, लंजा पहले से ही एक ड्रेस मेरे पास पड़ी हुई है। वांजी ने कहा, विंग वह तो फट गई है, मैं नहीं चाहता कि तुम फटी हुई ड्रेस को अपने पास रखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस नई ड्रेस को अपने पास रखो। विंग ने कहा, लंजा इसका क्या भरोसा है कि मैं इसे पहन कर आऊँ और तुम इसे ना फाड़ो। वांजी ने कहा, हाँ यह तो भरोसा मैं भी नहीं दिला सकता, कोई बात नहीं, अगर यह भी फट गई तो हम और ले आएंगे। विंग ने कहा, तो इसका मतलब लंजा तुम लेडीज़ वाली ड्रेस ही मेरे लिए खरीदने वाले हो क्या, कभी जेंट्स वाली ड्रेस मेरे लिए नहीं खरीदोगे। लंजा, अगर तुम्हें लेडीज़ वाली ड्रेस ज़्यादा पसंद है तो तुम्हें लेडीज़ से प्यार करना चाहिए था, एक मैन से नहीं करना चाहिए था। वांजी ने कहा, विंग मैं क्या करूं, मुझे एक मैन से प्यार हो गया है, लेकिन वह मुझे ज़्यादा लेडीज़ वाली ड्रेस में हॉट नज़र आता है। प्लीज़ विंग जाओ और इसे पहन कर आओ, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। विंग ने मुंह बनाया और उस ड्रेस को हाथ में उठाया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, तुमसे कंट्रोल ही कब होता है, शुक्र है कि इतना कंट्रोल तुम कर पाए हो कि हम रूम के अंदर आ गए हैं और हमने डोर भी बंद कर लिया है।
पांची ने बेड पर बैठते हुए कहा, विंग अब जल्दी आ जाओ वरना मैं वॉशरूम में ही आ जाऊंगा। विंग ने कहा, नहीं वॉशरूम में मत आना, मैं इसे पहनकर बाहर आ रहा हूँ। वॉशरूम में आ गए तो हमारी पूरी रात वॉशरूम में निकल जाएगी। पांची ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि हमारी पूरी रात वॉशरूम में निकले तो जल्दी से आ जाओ, मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और विंग जो पांची के सामने एक रेड ड्रेस पहनकर आ चुका था, वह ड्रेस जो पूरी तरह से बैकलेस थी और आगे से भी काफ़ी डीप नेक थी और घुटनों से काफ़ी ऊंची थी। विंग जिसे पहनकर बहुत हॉट नजर आ रहा था। वांजी बेड से उठा और एक ही पल में विंग के पास पहुंच गया। वांजी ने विंग के फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा, विंग मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं इतने समय तक मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाया हूँ। विंग ने कहा, लंचा सच कहूँ तो मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। तुम नहीं जानते, जब मैं तुम्हारी सीजे का हस्बैंड बनकर यहाँ पर आया था और जब तुम मेरे पास होते थे तो मेरा मन ऐसे करता था कि मैं तुमसे लिपट जाऊँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँ और तुमसे मुझे बहुत प्यार करने के लिए कहूँ। वांजी ने कहा, विंग मेरी भी कभी कभी यही हालत होती थी, लेकिन विंग अब फाइनली हम पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके हैं, इस दुनिया के सामने एक दूसरे के हो चुके हैं, पूरे हक से एक दूसरे के हो चुके हैं और अब हम पूरे हक से एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। और कहते हुए पांची जो विंग के लिप्स पर लपक चुका था, उसने विंग को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उसे बहुत पेशनेट किस करने लगा, उसकी ड्रेस में अपने हाथों को फिराने लगा और वह भी बहुत टाइट करके। यह किस जो स्टार्टिंग से ही इतना ज़्यादा हॉट था कि वांजी विंग के लिप्स पर ना ही केवल किस कर रहा था, उसे लिक कर रहा था, उसे सक कर रहा था और उसके माउथ में अपनी टंग डालकर जैसे उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। और विंग भी वांची के इस किस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। यह किस जो धीरे धीरे इतना डर्टी हो चुका था कि उन दोनों की सलाइवा एक दूसरे की सलाइवा में पूरी तरह से मिक्स हो चुकी थी और धीरे धीरे वांची जो विंग के लिप्स को छोड़कर उसकी नेक पर फिसलने लगा था। यह किस जो इतना ज़्यादा वेट था कि विंग की पूरी नेक गीली हो चुकी थी, लेकिन विंग पूरी तरह से वांची में खो चुका था और आखिर वांची ने विंग को किस करते हुए ही उसे गोद में उठाया और बेड पर ले आया। और आखिर वही हुआ जिसका विंग को पहले से ही डर था। वांजी जो विंग को प्यार करते हुए उस ड्रेस को पूरी तरह से फाड़ चुका था और पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुका था और आखिर धीरे धीरे यह रात जो इतनी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी कि उनके इंटीमेट सीन तक पहुंच चुकी थी, यह रात जो बेहद खूबसूरत उनकी लाइफ में आई थी। वांजी जो विंग को सुबह तक प्यार करता रहा, उसने उसे एक पल के लिए भी सांस नहीं लेने दिया और विंग ने भी वांजी को बिल्कुल भी नहीं रोका उसे प्यार करने से। मॉर्निंग हो चुकी थी। विंग और वांजी जो अभी भी एक दूसरे में प्यार करने में व्यस्त थे। विंग ने कहा, लंचा उठो, हमें उठकर और भी काम देखना है, अब तो हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं और अगर तुम इसी तरह मुझे लेकर ईगर रहे तो हम और काम कैसे करेंगे, हमें जल्दी उठना चाहिए लंचा। वांजी ने कहा, मैं जानता हूँ विंग कि हमारे उठने का समय हो गया है, लेकिन मैं अभी नहीं उठना चाहता विंग, मैं अभी थोड़ी देर और तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है लंजा, अभी तो मुझे और प्यार करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन लंजा सच कहूँ तो तुम्हारे पिता ने हमारी लाइफ बहुत आसान बना दी है। उन्होंने ना ही केवल हम दोनों की मैरिज कराई है, साथ ही मुझे वह हक दिया है जो एक पिता एक बेटे को देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं उनके साथ रहकर उनके काम में हाथ बटाना चाहता हूँ लंजा। वांजी उठा और वांजी ने कहा, इसका मतलब तुम साफ शब्दों में कह रहे हो कि तुम आज पहले दिन जॉब के लिए लेट नहीं होना चाहते। विंग ने कहा, हाँ लंजा, मैं यही कहना चाहता हूँ। वांजी ने विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, जाओ विंग और जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी तुम्हें जॉब पर लेट नहीं होने देना चाहता। विंग ने कहा, लंजा, एक रोज़ मैंने हंसी हंसी में तुमसे कहा था कि तुम्हें इतने बड़े को कौन अडॉप्ट करेगा, लेकिन लंजा मुझे सच में किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, तुम्हारे अंकल जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो कभी जान ही नहीं पाया था कि एक पेरेंट्स का प्यार क्या होता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे केवल पिता का ही नहीं, एक माँ का भी प्यार याद दिला दिया है। वह मुझे एक माँ की तरह भी प्यार करते हैं। उन्होंने कल मुझे एक माँ की तरह समझाया और कहा कि लाइफ हमेशा हैप्पी रहने का नाम होती है।
कल जब तुम बाहर निकलोगे तो ऐसे बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें केवल यह सोचना है कि कोई है, कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और जिसके लिए तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी खुशियाँ बहुत अहमियत रखती हैं। इसलिए कभी किसी के बारे में मत सोचना, केवल अपनी एक राह चुनना, अपनी एक राह में चलना। देखना, जब तुम एक राह पर चलोगे, अपनी एक अच्छी नीयत लेकर एक राह पर चलोगे, तो तुम एक रोज़ ज़रूर मंजिल पर पहुँचोगे। और लंजा, मैं इसी तरह एक राह पर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक रोज़ तुम्हारे साथ एक मंजिल पर पहुँचना चाहता हूँ। वांजी ने विंग को गले लगाते हुए कहा, विंग, मैं भी तुम्हारे साथ एक मंजिल पर पहुँचना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छी राह पर चलना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग ने भी वांजी के गले से लगते हुए कहा, लंजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह बात जो मैं कभी तुमसे नहीं कह पाया, लेकिन मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे उस रोज़ से प्यार करता हूँ जिस रोज़ हम पहली बार एक दूसरे के साथ वह सब गलती से कर बैठे थे, लेकिन मैं उसी रात से तुम्हें प्यार करने लगा था। विंग, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, वांजी ने कहा, विंग, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। विंग ने कहा, कहो लंजा, तुम्हें क्या कहना है? वांजी ने कहा, विंग, यह ड्रेस भी फट गई है। अगर मैं आज रात भी तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस लेकर आऊँ तो क्या तुम बिना नाराज़ हुए उसे पहन सकते हो? विंग, जो वांजी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, लंजा, तुम हर रोज़ मेरे लिए ऐसी ड्रेस लेकर आ सकते हो। मैं हर रोज़ तुम्हें पहनकर दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड बन गए हो और एक हस्बैंड को खुश करना एक वाइफ का फ़र्ज़ होता है। वांजी, जो विंग की इस क्यूट सी हरकत पर मुस्कुराने लगा था, और वांजी ने एक बार फिर से विंग को टाइटली अपनी बाहों में कसते हुए कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और विंग ने भी सेम यही जवाब वांजी को दिया। तो फ्रेंड, हमारा यह एफएफ यहीं पर ख़त्म होता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।